आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की सदारत में बैंकों के नुमाइंदों के साथ स्टेट लेवल बैंकर मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में वज़ीर फाइनेंस बी राजेंद्र प्रसाद और बैंकों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस दौरान 15 अक्टूबर से वाईएसआर रायतु भरोसा स्कीम की अमलावरी का भी जायजा लिया गया। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर-ए-आला अमजद बाशा ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद है। उन्होंने कर्नूल उर्दू यूनिवर्सिटी की शाख गुंटूर में कायम करने का ऐलान किया और यूनिवर्सिटी के लिए आराजी की निशानदही करने की गुंटूर के अवाम से अपील की। अमजद बाशा ने हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज के लिए 30 से 60 हज़ार रुपये की माली मदद देने का भी यहाँ ऐलान किया। साहब से भी बात की और वाइस चांसलर साहब भी उन्होंने पॉजिटिव से रेस्पॉन्ड करते हुए इंशाल्लाह जरूर हम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से गुंटूर में एक उर्दू यूनिवर्सिटी का बिग ब्रांच यहाँ पे रखेंगे बोल के उन्होंने वादा किया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हमको एक जगह यहाँ पे अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो ज़रूर वहाँ पे हम वो उर्दू यूनिवर्सिटी का सेंटर वहाँ पे रखेंगे बोल के उन्होंने मेरे से गुजारिश की है। सम प्लेस यहाँ पे आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे अगले एकेडमिक ईयर से पीजी कोर्सेज भी यहाँ पे शुरू करेंगे। हमारे जितने भी हमारे आंध्र प्रदेश से जितने भी हाजिज जाते हैं उनको तकरीबन एक बिलो 3 लाख रुपए से जिसकी आमदनी कम रहती है उनको 60,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से दिया जाता है। और अगर 3 लाख से ज्यादा उसकी आमदनी रहती है तो वो 30,000 रुपये वो हज फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। ये भी एक स्कीम, इसको पूरा चीफ मिनिस्टर साहब भी ओके बोल दिए हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये स्कीम भी नेक्स्ट हाजियों को, नेक्स्ट जो आइंदा साल जो हाजी जाते हैं वो हाजियों को भी ये स्कीम लागू। रायलसीमा में रियासत की राजधानी और हाईकोर्ट तामीर करने की मांग करते हुए आज एक बड़ा अवामी जलसा मुनक्किद किया गया। रायलसीमा यूनिवर्सिटी में नौजवानों का नक्कारा के उन्वान से तलबा तंजीमों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान सियासी लीडर और तलबा तंजीमों के कायदीन ने रायलसीमा के मसाइल पर तवज्जो देने की वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी से अपील की। इल्तिवा के शिकार प्रोजेक्ट्स को यहाँ पूरा करने की मांग की गई। बसूरत दीगर अलहदा रायलसीमा रियासत की तहरीक में शिद्दत पैदा करने की धमकी दी गई। इस दौरान फनकारों ने रायलसीमा की सूरत हाल पर मुजाहरे भी पेश किए। आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर SV सुरेंद्र बाबू का तबादला कर दिया गया। सुरेंद्र बाबू को DGP ऑफिस तैनात किया गया। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ST कृष्ण बाबू को RTC के नए MD की जिम्मेदारी सौंपी गई। चीफ सेक्रेटरी LV सुब्रमण्यम ने इस जिम्मे में अहकाम जारी किए। आंध्र प्रदेश के वजीर IT M गौतम दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने आज मरकजी वजीर शिपिंग से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश तंजीम-ए-नौ बिल पर अमल आवरी की मांग की। साथ ही उन्होंने विशाखापट्टनम पोर्ट को नेशनल प्रोजेक्ट करार देने का मुतालबा किया और कहा कि वो रियासत के मसाइल पर मरकजी वुज़रा से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखेंगे। डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, फ्रेंड्स, ग्लोबल बिजनेसेस और इकोनॉमी और उसका नर्व सेंटर यानी न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में आप सभी दिग्गजों के बीच आना मेरे लिए हर्ष का विषय है। ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम ने मुझे भारत की भावनाओं और संभावनाओं पर, भारत की अपेक्षाओं और उम्मीदों पर, भारत की ग्रोथ स्टोरी और भारत के फ्यूचर डायरेक्शन पर अपनी बात रखने के लिए अवसर दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, आज आप भारत में फिर उस सरकार को देख रहे हैं जो अपने 5 साल के काम को लेकर जनता के बीच गई और पहले से ज्यादा संख्या लेकर के जनता ने फिर से उसको सेवा का अवसर दिया। आप लोग अपनी बातचीत में
अक्सर बिजनेस सेंटिमेंट की बात करते हैं। इस चुनाव में 130 करोड़ भारतीयों ने अपना सेंटिमेंट ही नहीं जताया, बल्कि जजमेंट भी दिया है कि विकास ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और यहां बैठे बिजनेस लीडर समझ सकते हैं कि विकास के पक्ष में यह सबल मैंडेट वास्तव में भारत में नए अवसरों का एक प्रकार से ऐलान है। आज भारत की जनता उस सरकार के साथ खड़ी है जो बिजनेस एनवायरनमेंट सुधारने के लिए बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने में पीछे नहीं रहती। आज भारत में एक ऐसी सरकार है जो बिजनेस वर्ल्ड का सम्मान करती है, वेल्थ क्रिएशन का सम्मान करती है। साथियों, आपकी जानकारी में होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने कॉरपोरेट टैक्स में भारी कमी करने का फैसला लिया है। ये निवेश के स्तर से बहुत क्रांतिकारी कदम है और इस फैसले के बाद मेरी बिजनेस वर्ल्ड में के जितने भी लोगों से बात हुई, जिनसे भी मुलाकात हुई, वो इसे बहुत ही ऐतिहासिक कदम मानते हैं। इस दौरान निवेश बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कई फैसलों का ऐलान सरकार द्वारा किया गया है। हमने नई सरकार बनने के बाद अभी अभी 50 से ज्यादा ऐसे पुराने कानूनों को भी समाप्त कर दिया है जो विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मैं आपको फिर याद दिला दूं, हमारी नई सरकार को अभी 3-4 महीने से ज्यादा समय नहीं हुआ है। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी लंबा समय आगे बाकी है। इस सफर में भारत के साथ पार्टनरशिप करने के लिए ये पूरे विश्व के बिजनेस वर्ल्ड के लिए सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, टुडे India is in a unique position where our rapid growth enables us to cater to diverse demand. Our people are rapidly defeating poverty, moving up the economic ladder with increasing purchasing power. Thus, if you want to invest in a market where there is a scale, come to India. Our middle class is a huge segment of people who are aspirational and has a global outlook. Thus, if you want to invest in a market where the latest trend and futures are appreciated, come to India. Our youth are one of the largest users of the app economy. From food to transport and from movies to hyper-local delivery, startups are acing everything. Thus, if you want to invest in startups with a huge market, come to India. Our infrastructure creation is expanding at a fast pace, from highways to metros, from railways to ports, from airports to logistics. Each sector is seeing massive investment and tremendous potential. Thus, if you want to invest in one of the world's largest infrastructure ecosystem, come to India. We are rapidly
modernizing our cities, and equipping them with latest technology and citizen-friendly infrastructure. Thus, if you want to invest in urbanization, come to India. We have opened our defense sector like never before. If you want to make in India, for India, and for the world, come to India. We are building tens of millions of homes for the poor and middle classes. This is perhaps the largest housing efforts in the world. Thus, to invest in reality, come to India. साथियों, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज जितना हमारी सरकार निवेश कर रही है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। अब हम आने वाले वर्षों में 100 लाख करोड़ यानी लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा भारत के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लीप का रोडमैप जमीन पर उतर चुका है। अब भारत ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का। साथियों, जब 2014 में हम सरकार में आए थे, तो देश की इकोनॉमी करीब करीब 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी। बीते 5 वर्षों में हमने इसमें लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर जोड़ दिया और अब हम कमर कसकर 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, करेज भी है और कंडीशंस भी हमारे साथ है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी के 4 अहम फैक्टर हैं, तो एक साथ दुनिया में मिलने वाली शायद ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशन है। ये 4 फैक्टर हैं: डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड एंड डिसिसिवनेस। अगर मैं पहले फैक्टर की बात करूं, तो भारत में ऐसा मौका, ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कई दशकों के बाद आई है। जब डेमोक्रेसी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल हो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, तो इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी, सिक्योरिटी और ग्रोथ का भरोसा अपने आप मिलता है। फ्रेंड्स, इस ग्रोथ को बल मिलता है भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड से, यंग और एनर्जेटिक टैलेंट पूल से। दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग एजुकेशन बेस और सबसे मजबूत R&D फैसिलिटीज वाले देशों में से एक है। इनोवेशन को लेकर जो एनकरेजमेंट भारत के युवाओं को मिल रहा है, उसके कारण। और अब खबरों की तफसील। एनसीपी चीफ शरद पवार के खिलाफ ईडी की जानिब से मामला दर्ज करने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है। इंतखाबात सर पर है और ऐसे में ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इस दौरान एनसीपी सरबराह शरद पवार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्हें आईन पर पूरा भरोसा है, साथ ही वो तमाम जांच एजेंसीज का सामना करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। मुझे कहने में कोई चिंता नहीं। आज तक मैं किसी कोऑपरेटिव या अन्य बैंकों के संचालक
या उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है, इनका कभी सदस्य जीवन में नहीं रहा। ये जो बैंक के बारे में कुछ जांच शुरू हुई है, तो जांच करने वाली एजेंसी उनका वो अधिकार है, और इन्हें जो सहयोग देने की आवश्यकता है, मैं खुद संविधान पर पूरा भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूँ, और इसलिए ये जांच करने वाली एजेंसी को पूरी तरह से सहयोग देने की भूमिका मेरी रहेगी। अब 1 महीना महाराष्ट्र का चुनाव है, इसलिए महाराष्ट्र के जितना ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट पे जाने का मुझे समय मिलेगा, इतने ज़्यादा दिन मैं बम्बई के बाहर रहने वाला हूँ। और ऐसी स्थिति में जांच करने वाली जो एजेंसी है, उन्हें मेरा प्रेजेंट चाहिए हो, तो उनके गलतफहमी ये नहीं होना चाहिए कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और इसीलिए फ्राइडे 27 सितंबर को दोपहर के 2 बजे यहाँ के ईडी का जो दफ्तर है, वहाँ मैं खुद स्वयं जाने वाला हूँ, और जो कुछ उन्हें जांच करनी है वो जांच करने के लिए उनके सामने अवेलेबल रहने वाला हूँ। मुझे इतना ही कहना है कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा को हमेशा मद्देनजर रखता है, और ये संस्कार महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर बचपन से होते हैं। और ये आदर्श सामने रखकर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की हुकूमत है, वह अपनी हुकूमत, अपना अधिकार इसका कई तरह से इस्तेमाल करने की बात किसी के मन में हो, तो मुझे चिंता नहीं हो, मैं इसका सामना खुले दिल से करूँगा। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया, और इसी के चलते एनसीपी ने आज बारामती में बंद बनाया। बंद का असर देखने को मिला। स्कूल, कॉलेज और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। हालांकि इस दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं। वाज़ेह रहे कि साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शरद पवार और अजीत पवार पर रियासत कोऑपरेटिव बैंक में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है। एनसीपी सरबराह शरद पवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के खिलाफ औरंगाबाद में एनसीपी कारकुनों और लीडरों ने एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर क्रांति चौक इलाके में चंद कारकुनों ने नीम बरहना होकर हुकूमत के इक़दाम की मजम्मत की। एनसीपी लीडरों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत दबाव की सियासत कर रही है और अपोजिशन के लीडरों की आवाज़ को एजेंसीज के जरिए दबाने की कोशिश है। देश की सरकार विरोधी पक्ष का जो आवाज़ है, माननीय शरद चंद्र जी पवार, इनके ऊपर जो ईडी ने जो कल हमने ऐसा सुना कि भाई गुनाह दाखिल किया, वो गलत तरीके से गुनाह दाखिल किया। जो नेता एमएससी बैंक के कभी डायरेक्टर नहीं रहे, सभासद नहीं रहे, उनके ऊपर जानबूझ के ईडी ने जो गुनाह दाखिल किया वो गलत है। शेतकरी, महिला, अल्पसंख्यक की लीडरशिप करने वाले माननीय शरद चंद्र जी पवार, जिन्होंने 50 साल जो राजनीति किया, अपोजिशन का भी यहाँ सम्मान रखने का काम उन्होंने जो किया है, आज ये जो हुकुमशाही सरकार है, ये लोगों का आवाज़ दबाने के लिए जो ऐसी जो हरकतें उठा रहे हैं, हम ये कदापि सहन नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके खिलाफ हम और औरंगाबाद जिले में तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे। असेंबली इंतखाबात के लिए माहौल गर्माता जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन एक दूसरे के खिलाफ तनकीदें भी खुलकर करने लगे हैं। ऐसी एक मिसाल नांदेड़ में देखने में आई, जब बीजेपी लीडर और महाराष्ट्र के रियासती वजीर विनोद तावड़े ने नांदेड़ के दौरे के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और यहां उन्होंने अशोक चौहान को इंतखाब यानी इलेक्शन ना लड़ने का मशवरा देते हुए कहा
कि जिस तरह पार्लिमानी इंतखाबात में अशोक चौहान को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था, वैसे ही असेंबली इंतखाबात में भी उन्हें नाकामी ही होगी। इसलिए इस नाकामी से बचने के लिए उन्हें इंतखाब नहीं लड़ना चाहिए। विनोद तावड़े के इस बयान पर अशोक चौहान ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्हें मुफ्त मशवरा न देने की सलाह दे डाली। अशोक चव्हाणांना माझा सल्ला आहे की लोकसभेमध्ये आपण तोंडावर आपटलो, विधानसभेमध्ये लढण्याचा प्रयत्न करू नका, झाकली मूठ ठेवा। माझे मित्र म्हणून सांगतो, ज्या पद्धतीने विकास कामं गेल्या 5 वर्षात केंद्रात आणि राज्यात झाली आहेत, जनता भरभरून भाजपा महायुतीला निवडून देणार आहे। विधानसभा निवडणूक म्हणजे लोकसभेचा रिप्लेस आहे, त्यामुळे अशोक चव्हाणांनी झाकली मूठ ठेवा। मंत्री श्री विनोद तावडे यांनी माझ्याबद्दल मी निवडणूक विधानसभेची लढवावी किंवा लढू नये याबद्दल काही विधान केल्याची माहिती माझ्या समोर आलेली आहे। या संदर्भात मला एवढंच म्हणायचं आहे की विनोद तावडेंनी असा फुकटचा सल्ला देणं बंद केलं पाहिजे। हा काँग्रेस पक्षाचा अंतर्गत बाब आहे की कोणी उमेदवारी कुठून लढवावी किंवा लढवू नये हा निर्णय पक्ष श्रेष्ठींना घ्यायचा असतो। उलट माझ्या विरोधामध्ये कुठल्याही निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना, त्यांच्या पक्षातील नेत्यांना उमेदवारी न देता फुकट बाहेरून त्या ठिकाणी आयात केलेले उमेदवार हे पक्षात घेऊन त्यांना उमेदवारी देण्याचा जो निर्णय झाला त्या बाबतीमध्ये कुठेतरी त्यांनी आत्मपरीक्षण केलं। मुंबई के हज हाउस में 2 रोज़ा ऑल इंडिया हज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। गुज़िश्ता हज का जायजा लेने के साथ साथ हज 2020 को मजीद बेहतर बनाने के लिए यहाँ तबादला ख्याल किया जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस कल शाम तक मुंबई में जारी रहने वाली है। ऑल इंडिया हज कॉन्फ्रेंस में मरकजी और रियासती हज कमेटी के नुमाइंदों और समाजी कारकुनों और ऑफिसर्स के अलावा मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर के आला ऑफिसर्स, CGI और सऊदी अरब के हिंदुस्तानी सफ़ीर औसाफ सईद ने हज के मसाइल और हल को तफसील से बयान किया। मुंबई के हज हाउस में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो चुका है और हमारे साथ यहाँ पर जो है वो एम्बेसडर औसाफ साहब बज़ाते खुद मौजूद हैं, जिन्होंने जो है वो हज के ताल्लुक से बहुत ही बेहतरीन जानकारी जो है यहाँ पर आने वाले तमाम अफराद को दी। सर, एक बात ये बताइए कि मतलब जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं पूरे सऊदी अरबिया में और हज प्रोसेस में, तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब आने वाला समय, आने वाला वक्त जो है वो हिंदुस्तानी आज़मीन हज के लिए, हिंदुस्तानी हुज्जाज इकराम के लिए कितना सहूलत भरा हो सकता है और कितना मुश्किल पेश आ सकती है उसके लिए? देखिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पिछले सालों में हर साल कुछ ना कुछ नई तब्दीलें, नई चेंजेस सऊदी अरेबिया में हुई हैं और ये चेंजेस हाजियों की सहूलत के लिए ही हुई है। जैसे के तौर पे पहले पिछले सालों में ये होता था कि कई घंटे लग जाते थे मीना से अरफात जाने में या अरफात से मुज़दलिफ़ा आने में, लेकिन आजकल जो ट्राम सर्विसेज हो गई है, फास्ट ट्रेन्स हो गई है, उसमें जो है ये सहूलत हो गई है। अब सऊदी अरेबिया में इनडायरेक्टली ट्रेन्स भी हो गई है, मक्का, जिद्दा और जद्दा मदीना। अभी हुज्जाज के लिए ये ओपन नहीं है, लेकिन उम्रा वगैरह में या इंडिविजुअल जो जाते हैं उसके लिए यूज़ है। अभी कल ही अनाउंसमेंट ये हुआ कि जब ये नया एयरपोर्ट कल ही इफ्तिताह हुआ, जिसमें कैपेसिटी है 30 मिलियन तक की, उसमें ये कहा कि ट्रेन सर्विसेज के साथ लिंक हो जाएंगी, तो जिसमें जद्दा से मक्का जाने का सफ़र सिर्फ 30 मिनट्स में होएगा। तो अब आप देख सकते हैं इससे सहूलतें बहुत हो रही है और नई वो भी बड़ी जो है चीज़ें ला रही हैं। एक इंडियन कंपनी है ओयो, वेरी फेमस, आपने देखा यहाँ पर भी होटल से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, उनको एंगेज किया गया इंडियन कंपनी को ताकि जितने तमाम जो हज से मुतालिक जो बिल्डिंग्स है, ऑल हज बिल्डिंग्स एंड उमरा बिल्डिंग, उनका एक स्टैंडर्डाइजेशन हो। मोदी जी की जो पॉलिसी है कि ज़ीरो प्लास्टिक पॉलिसी वो अपनाने वाले हैं, तो सरज़मीन मुक़द्दस से सऊदी अरबिया से जो है वो किस तरह से जमजम हिंदुस्तान आ पाएगा, उसका क्या तरीका अपनाएंगे आप? जी, एक तो पहले था ऑफ कोर्स के एक जमजम, एक तो तादाद बढ़ रही है सारे वर्ल्ड से जो आने वाले, इसीलिए मेरे ख्याल से सऊदी हुक्मरान ने ये रखा कि एक लिमिटेशन 5 लीटर के बैगेज के अलावा ये रखी है। अभी तजावीज़ आई है कि भाई थोड़ा कुछ बात करे कि क्या मुमकिन है कि ये इंक्रीज़ कर सके। यकीनन ये इंक्रीज़ उनको एक जनरल पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी हाजियों के लिए ही महदूद नहीं है, ये पॉलिसी सारे दुनिया से जो हाजी आते हैं उनको अलाउड पर हाजी ये है। तो आई थिंक ये हम लोग एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी रही बात कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है सारे मुल्क में कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक 1 अक्टूबर से बैन की जाए, तो ये अभी इसका जैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, हम लोग
लोगों ने अपने सिफारतखारों में तो सब ये चीज़ लागू कर रही है, इंस्ट्रक्शंस हो गई हैं, लेकिन अब सऊदी हुक्राम से जाकर बात करनी पड़ेगी कि भाई ये नौवियत में इसकी क्या सूरत हो सकती है कि जमजम की पैकेजिंग इंडिया के लिए किस किस्म की स्पेशल पैकिंग हो सकती है, क्या हो सकता है। तो ये तमाम पहलुओं को देखना पड़ेगा और यकीनन ये मुद्दा रखा जाएगा। अब जो मीटिंग जब होगी, मिनिस्टर साहब वहाँ जाएंगे, हज एग्रीमेंट साइन होगा दिसंबर जनवरी में, तो ये मुद्दा भी एक रखा जाएगा ताकि उसका ऐसा सोल्यूशन हो कि जब यहाँ मुल्क में एक कानून लागू हो गया तो ऐसा ना हो कि प्लास्टिक बाहर से हमारे मुल्क में एक्स्ट्रा आए। बहुत शुक्रिया हमसे बात। यूजीसी ने फासलाती कोर्सेज चलाने वाली यूनिवर्सिटीज़ को भी रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ की तर्ज पर चलाने की गाइडलाइन जारी कर दी है। ताहम इस मरतबा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद तलबा को भी ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म भरने होंगे। यूजीसी की हिदायत पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू ओपन यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिग्री कोर्सेज में एडमिशन की तारीखों में तोसी की गई है। साल 2019-20 के लिए एडमिशन लेने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। मुंबई के हज हाउस में जारी है 2 रोजा ऑल इंडिया हज कॉन्फ्रेंस। तमाम रियासतों के नुमाइंदों की शिरकत। आर रोशन बेग ने इस मौके पर कहा, मोदी के दौरे इख्तिदार में सफर हज में आई है बेहतरी। रायचूर में SSLC तलबा के बेहतर नताइज के लिए प्लान तैयार। कम से कम 85% तलबा की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत। और जिला बीदर के बिस्व कल्याण में अनुभव मंडप की होगी तामीर। रियासती हुकूमत ने इस तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए किए मंजूर। और अब खबरों की तफसील। कर्नाटक के नाअहल करार दिए गए MLAs को आज भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। नाअहल करार दिए गए MLAs ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं, इस पर अभी भी तजुब्जुब बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई समाअत में नाअहल करार दिए गए MLAs ने इलेक्शन कमीशन को इस मामले में पार्टी बनाने की दरख्वास्त की। नाअहल करार दिए गए MLAs ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि या तो उन्हें ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए या फिर ज़िमनी इंतखाबात को ही मुलतवी कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक स्पीकर, रियासती हुकूमत और कांग्रेस और JDS लीडरों को नोटिस जारी कर दिया है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के रूबरू वाज़े किया कि कमीशन किसी का राइट टू कॉन्टेस्ट का इख्तियार नहीं छीन सकता। नाअहल करार दिए गए MLAs पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकते हैं, ताहम मुताल्लिका ऑफिसर को ये इख्तियार होगा कि वो इसे कबूल करे या फिर मुस्तरद कर दे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी न करने की सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश भी की। मुंबई के हज हाउस में मुनक़िद होने वाली 2 रोज़ा ऑल इंडिया हज कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासतों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन आर रोशन बेग ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के वक्त हज को लेकर मोदी हुकूमत की नीयत पर शक किया जा रहा था, लेकिन मोदी के दौरे इक़्तिदार में हज में बेहतरी आई है। सर, आपने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसमें कर्नाटक के हाजियों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ा? कर्नाटक के हाजियों को ये एक मसला ये इस बार ये बड़ा हुआ कि मदीने में अकामोडेशन का बड़ा मसला हुआ और वहाँ फेरी करने के लिए अकामोडेशन जो था वो हर एक की ख्वाहिश होती है जो हज के लिए जाते हैं तो मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने की, तो वहाँ से इतनी दूर दूर अकामोडेशन था कि वो अपनी 5 वक्त का नमाज मस्जिद नबवी में अदा नहीं कर सकते। इसका अफसोस वहाँ हमारे हुज्जाज इकराम को बहुत है। तो ये हमने कंप्लेंट और कुछ छोटे मोटे जो कंप्लेंट्स हैं मैंने ये किए हैं। बहरहाल हमारे यहाँ सऊदी अरब एयरलाइंस ने अच्छा काम निभाया, टाइम 99% ऑन टाइम रही। अब यही हमने गुजारिश की है कि जिस तरह केरला के वॉलंटियर्स को मौका दिया जाता है, हमारे कर्नाटका से भी बेंगलोर शहर से, गुलबर्गा से, बीदर से, रायचूर से, मैसूर शहर से, रियासत कर्नाटका के कोने कोने से कई बच्चे वहाँ नौजवान काम करते हैं। वो हज के दौरान वॉलंटियरी आके हमारी मदद करना चाहेंगे हुज्जाज इकराम।
तो हमको भी परमिशन दी जाए तो हमारे भी हो जाए जिक्र ऑन द लाइन्स ऑफ केरला मॉडल, तो हमारे भी वॉलंटियर्स जो वहाँ मुकीम हैं वो काम करेंगे। ये मैंने दरख्वास्त अम्बासडर साहब से की। बहुत बहुत शुक्रिया हम ये रोशन बेग साहब जो है वो यहाँ पर मुंबई में तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में जो वो कर्नाटक के हाजी हैं जो हुज्जाज इकराम हैं उनके मसाइल को पेश किया। अब देखना ये है कि हज कमेटी जो है वो इन मसाइल को कितनी संजीदगी से लेती है और उसका मसला जो है वो कब हल करती है। कैमरा पर्सन संतोष डिसले के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। कर्नाटक के रायचूर जिला पंचायत के सीईओ लक्ष्मीकांत रेड्डी ने कहा कि एसएसएलसी तलबा के बेहतर नताइज के लिए 12 हफ्तों पर मुश्तमिल एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। लक्ष्मीकांत रेड्डी ने रायचूर शहर के जेडपी हॉल में महकमा तालीमात के हुक्काम और मुख्तलिफ स्कूलों के हेडमास्टर्स के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर जेडपी सीईओ ने कहा कि गुज़िश्ता 3 बरसों से एसएसएल नताइज में रायचूर ज़िले का काफ़ी नाक़िस मुज़ाहरा रहा है। गुज़िश्ता साल ज़िले को रियासती सतह पर 33वां मुकाम हासिल हुआ था। ज़िले में सिर्फ 65% तलबा ने ही कामयाबी हासिल की थी। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।